स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग दृष्टि क्विक बुक के इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे थे। तो इसमें आज हम लोग अगला चैप्टर जो 14 चैप्टर है जनसंख्या एवं नगरीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और देखेंगे कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कैसे उसको याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन का स्थान जो है पहला है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है, जनगणना को लेकर के क्या है संविधान में प्रावधान, ये थोड़ा जानना जरूरी होता है क्योंकि अक्सर कर क्वेश्चन यहाँ से एक आध पूछ लिए जाते हैं। तो व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1749 में, और अगर सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की बात करें तो 1790 में। तो 2 ईयर हैं ये, 1749 और 1790 याद रखें। जब व्यवस्थित ढंग से जनगणना होती है तो स्वीडन में शुरू होती है, यानी कि 1749 में, और जब 10 की जनगणना शुरू होती है 1790 में तो अमेरिका में होती है। तो स्वीडन और अमेरिका याद रखेंगे, 1749 और 1790। तो इसकी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबसे पहले कब होती है, इसमें भी आपको 2 ईयर का ध्यान रखना है, और वो है आपकी, अब यहाँ 1700 वाला टर्म नहीं रह जाएगा, इसमें 1800 हो जाएगा। इसमें याद रखना है 1872 और 1881। 2 ईयर जो हैं ये लिए आपके, जो 1872 में है ये लॉर्ड मेयो के काल में शुरू होती है, लेकिन जो हर 10 वर्ष पर जो होती है जनगणना जो वर्तमान में चल रही है, तो इसकी शुरुआत देखें तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में होती है। तो 2 ये साथ में जो गवर्नर जनरल हैं इनके नाम और ईयर का नाम याद रखेंगे। पहले मेयो हैं, फिर रिपन है, 1872 1881। तो ये आपके मेन जो डेटा है यहाँ से हो गए। अब जो फैक्ट हैं जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर के वो देख लेते हैं कि 1911 से 1921 का एक 10 वर्ष का दशक है ये। तो इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर जो रही वो न्यूनतम रही थी। तो चूँकि यही एक ऐसा ईयर है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो मिनिमम रही, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइड ईयर। तो 1921 जो है आपसे पूछा सकता है कि महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1921 है। अब संख्या की बात कर लें, किस क्रम में जनगणना हो रही है। तो भारत में 1872 के बाद 2011 की जनगणना जो हुई थी वो जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है। अब जब होगी तो वो 16वीं जनगणना होगी, और चूँकि इंडिपेंडेंस जब मिली तो उसके बाद की 7वीं जनगणना थी, और अब जब होगी तो वो 8वीं होगी। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जनगणना कौन कराता है, किसका दायित्व है, तो इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में मिलता है। तो ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2, 4, 6। तो बड़ा आसान भी है याद करना, 2, 4, 6। आर्टिकल 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है एक महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त। तो वही जो होते हैं सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में फील्ड अधिकारी होते हैं, और इनके अपने अपने जनगणना कार्य निदेशक होते हैं जो जनगणना कराते हैं। तो ये रहा जनगणना से संबंधित प्रमुख बातें। अब 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की जनगणना, भारत की जनसंख्या कितनी है, अब यहाँ से आपके आंकड़े शुरू होते हैं। तो 121 करोड़ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब तो नया डेटा आएगा, लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम होगा वो आपसे 2011 के ही जनगणना के आंकड़े पूछे जाएंगे, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जब नए आंकड़े सुसंगत रूप से प्रकाशित हो जाएंगे तब उसके आंकड़े जब आएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महिला पुरुष का अनुपात देख लें तो इसमें लगभग 51.47 यानी 51.5% जो है पुरुष हैं, और लगभग 48.5% जो है वो महिलाएं। तो पुरुष और महिला का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आधे आधे पे कर दीजिएगा, 51-48। तो मोटा मोटा देखें तो 51.5 और 48.5, तो ऐसे याद रहेगा। तो थोड़ा अंतर रहेगा, 48, 3, 51 का 3% का। तो ऐसे भी करके आप आंकड़ों को याद रख पाएंगे। अब बात हो कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम किसकी है, तो सिक्किम की है। और केंद्र शासित प्रदेश में आप जानते ही हैं कि दिल्ली सर्वाधिक है, लेकिन न्यूनतम वाला जो है वो लक्षद्वीप। तो सिक्किम और लक्षद्वीप को याद रखेंगे, न्यूनतम का, ज़्यादा वाला तो आप बता देंगे, न्यूनतम वाला सिक्किम और लक्षद्वीप को याद रखेंगे। तो राज्य के भी आंकड़े रखेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के। जो इनका क्रम है इसके लिए अलग से टेबल दी गई है बुक में, तो इसको हम लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट जरूर कर रखा है, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब आगे टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ सब सारी चीज़ें जो स्टेट वाइज हैं वो आ जाएंगी, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो टेबल है पूरा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो क्या होती है डेंसिटी,
1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लीजिए, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई में 1 किलोमीटर चौड़ाई के एरिया में लीजिए, उसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही जो संख्या होगी वही जनघनत्व होगी, तो एक औसत निकाला जाता है। तो अब 2011 की जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं, तो जो भारत की दशकीय वृद्धि थी वो 17.72% थी, और जो जनघनत्व था यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर कुल एरिया से जनसंख्या का देखा जाए तो जो भाग दिया जाए पर स्क्वायर किलोमीटर में तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। तो जो पिछला जनघनत्व है क्या उससे बढ़ा है कि घटा है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ी है, और जो जनघनत्व है पिछली बार 325 था, आपकी 382 हो गया, तो 57 जो है वो अधिक होता है, यानी कि डेंसिटी में 57 का जो है प्लस हो जाता है, 57। अब न्यूनतम कहाँ पे है, अधिकतम कहाँ है, तो जो अधिकतम है वो आपके बिहार में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके नेशन से, तो जो स्टेट का एवरेज है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। जो अरुणाचल प्रदेश में है वो न्यूनतम जनघनत्व है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जनघनत्व में अधिकतम किसका है, बिहार का है, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है, तो कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 1901 का भी एक आंकड़ा दिया गया है, 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, काफ़ी कम जनसंख्या थी उस समय। फिर हमने कहा कि जो यहाँ पर क्रम दिया गया है राज्यों का, इसको हम लोग टेबल में डिस्कस करेंगे। अब जो कृषि, चूँकि भारत में जो कृषि का कार्य है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं, तो ऐसे में कृषि जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या का कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व मापना भी प्रासंगिक है, यानी कि जितनी कृषि जनसंख्या और कृषि भूमि के बीच में क्या अनुपात है, तो ये निकाला जाता है दो से, एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एक होता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो इसका फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, कायिक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होगा, कि जो निवल कृषित क्षेत्र है उस पर कुल जनसंख्या कितनी रहती है, तो ये हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर टोटल पॉपुलेशन रह कितनी रही है। जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है यानी कि कृषि घनत्व है, उसमें देखा जाएगा कि जो कुल एग्रीकल्चर आपके लैंड है उसके ऊपर कुल कृषि जनसंख्या कितनी, यानी कि जो लोग बाकी अदर का जो काम कर रहे हैं उनको हटा दीजिए, जो टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर जो हैं वो कितने लोग हैं, तो वो आपका कृषि घनत्व से निकल आता है। तो इनसे घुमा फिरा के आपसे थोड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का है और एक एग्रीकल्चरल डेंसिटी का। अब थोड़ा सा एक टेबल यहाँ डिस्कस की गई, 1901 से 2011 तक का भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो जनघनत्व आप देखें तो लगातार इसमें बढ़ता रहा है, लेकिन जो 1921 का डेटा है उसमें जनघनत्व घटा है, यानी कि 82 से 81 हो गया है। ये आपका ग्रेट डिवाइड ईयर भी है 1921। उसके बाद देखिए 90, 103, 117, 142, 177, 216, 274, 325, 382, तो ये फिर बढ़ता ही गया है, केवल एक बार इसमें घटोत्तरी मिली है देखने को, तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है। सेक्स रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित काल समय ले लिया जाता है और उसमें 1000 मेल यानी कि पुरुषों की तुलना पर फीमेल की संख्या कितनी है, यानी कि एक रेशियो निकाला जाए कि महिला ज़्यादा है या पुरुष ज़्यादा है, यानी कि प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति 100 भी पूछा सकता है, प्रति 10,000 भी आपसे विकल्प में रखा जा सकता है। तो ध्यान रखें कि लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि यदि 1000 हैं पुरुष तो भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों की तुलना में वो काफ़ी डिफरेंस है ना, ये 943 है, तो लगभग 57 का अंतर आ जाता है, 57 का। अब क्या ये बढ़ा है कि घटा है, यानी कि नंबर ऑफ जो फीमेल है पर 1000 मेल पर, तो ये बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले ये 933 था पिछले आंकड़ों में, हर 10 साल पे आंकड़े आते हैं उनसे देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो पहले 933 था, अब ये 943 हो गया। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कितने अंकों का सुधार हुआ है, तो 10 अंकों का सुधार हुआ है 943 में। आइए देखते हैं इसमें और कौन से आंकड़े हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं कि किस ईयर में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात रहा है। तो 1991 में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है 927। तो एक ये भी एक तरीके का डिवाइड ईयर बन जाता है लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में। भारत अपने आप को एक अच्छे देश के रूप में इस्टेब्लिश करता है और एक अच्छा लिंगानुपात किसी भी अच्छे राष्ट्र के लिए एक अच्छा मापक होता है। तो क्या पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अच्छी है, ये देखना थोड़ा ज़रूरी है।
कमीशन कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति जो है पड़ोसी देशों के साथ कैसी है, तो भारत का तो 943 पता चल गया। चीन की स्थिति खराब है, 926 यानी कि कम है। पाकिस्तान आपके बराबर है, 943 ही है, तो इसको लेके क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। बांग्लादेश आपसे भले ही गरीब हो, लेकिन उसकी स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर भारत से ज़्यादा है, 978। नेपाल में तो महिलाएं अधिक हैं और सरप्लस है वहाँ पे। श्रीलंका भी सरप्लस है और म्यांमार भी सरप्लस है। तो आप देखें कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार में जो सेक्स रेशियो है वो पुरुषों से अधिक है। महिलाएं 1014, 1034, 1048। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसे, इनकी पॉलिसी, इनकी सोच पर हमें विचार करना चाहिए भारत को, कि हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो क्यों मेंटेन नहीं है और जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पर मेंटेन है। लिटरेसी को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहली बात, साक्षर हम किसको माने? तो मतलब कोई अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी मान लें, कोई बूढ़ा है किसको मान लें, मतलब किसको हम साक्षर माने? तो मानने का तरीका ये है कि 7 वर्ष उसकी आयु, 7 वर्ष से अधिक हो उसकी आयु, या 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु, जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो। ध्यान रहे कि जो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, उनको साक्षर नहीं कहा जाए। यानी कि पढ़ भी सकते हों, लिख भी सकते हों समझ के साथ, पढ़ने लिखने में सक्षम हो वो भी समझ के साथ, तो उनको कहा जाएगा साक्षर। तो ऐसे लोगों का काउंटिंग यहाँ पर की जाती है। तो जो भारत की लिटरेसी रेट है भारत का, वो 74.04 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादा पुरुषों की संख्या साक्षर है कि महिलाओं की। तो यहाँ भी भारत का जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है वो डगमगाता दिखता है कि पुरुष साक्षरता जो है वो 82.14% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है 65.46%। तो भारत की आधी जनसंख्या जो लगभग महिलाओं की है, 48 पॉइंट आपने देखा था 48.5%, अगर वो ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी तो फिर बेहतर नहीं होगा। कितना अंतर है वो ज़्यादा, तो 16.68%, यानी कि लगभग 16.5% से ज़्यादा का अंतर है महिला और पुरुषों की साक्षरता में। तो ये थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है, तो 16.68% का अंतर है। अब एक अशोधित साक्षरता दर आती है, एक प्रभावी साक्षरता दर आती है। ये अशोधित साक्षरता दर क्या आती है? देखा जाता है कि भाई देश में जितनी पॉपुलेशन है, कुल हमारी 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल लिटरेट कितने हैं, तो उनका परसेंटेज निकाल लिया गया, तो ये अशोधित साक्षरता निकली, है ना। यानी कि कुल साक्षर लोगों की संख्या निकाल ली गई, तो क्या निकलेगा? देश में कुल जनसंख्या में निकाल लिया गया। अब ये कुल जनसंख्या जितनी होगी उसमें से निकाल लिया गया, लेकिन एक्चुअली जो 7 वर्ष की आयु से अधिक की कुल जनसंख्या है हम उसी को तो काउंट करते हैं। जब उसमें हम निकालते हैं तो क्या जितने लोगों को साक्षर होना चाहिए था वो हैं कि नहीं है, तब हमें प्रभावी इफेक्टिव लिटरेसी रेट पता चलती है। और यही यहाँ पर आपको 2 फार्मूले दिए गए हैं। अब इसके बाद एक आता है टर्म डिजिटल जेंडर एटलस। क्या है ये? एक्चुअली ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया था। यूनिसेफ की सहायता से इसको विकसित किया गया है। तो इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाता है उनकी शिक्षा से संबंधित। अर्बन एरिया की बात करें तो 2 तरीके के नगर के रूप में परिभाषित हैं। एक है वैधानिक नगर, दूसरा है जनगणना नगर। वैधानिक नगर कौन सा होगा? तो जहाँ पर नगर पालिका समिति, नगर निगम, कैंटोनमेंट छावनी बोर्ड जो स्थानीय निकाय हों, तो ये हैं वैधानिक नगर। लेकिन कुछ ऐसे भी नगर होते हैं जो डेवलप हो गए हैं, तो उनको जनसंख्या के मानदंड के लिए कौन कौन से रखे गए हैं, तो उनकी न्यूनतम, देखिए जब किसी को शहर कब माना जाएगा, अगर मान लीजिए उसमें निकाय नहीं है, और तब उनको शहर की श्रेणी में कब रखा जाएगा? एक तो उनकी जो मिनिमम पॉपुलेशन हो वो लगभग 5000 हो। फिर केवल पॉपुलेशन हो जाने से ही नहीं है, वो गांव होगा, शहर में कब कन्वर्ट होगा? जब उस कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम करते हों 3/4 लोग, तो वो शहर की श्रेणी में आएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो काफ़ी दूर में ना फैला हो, उसका जनघनत्व तो जो होना चाहिए कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो जो है उसको जनगणना नगर कहा जा सकता है। अब अगर 1 लाख से अधिक है तो उसको शहर की संज्ञा दी जाएगी। जनगणना नगर तो बात हो गई थी, 1 लाख से अधिक है तो उसको कहा जाएगा शहर, सिटी की संज्ञा दी जाएगी। अब इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, वो किसको कहेंगे? तो जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उसे महानगर कहते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर,
लखनऊ, पणजी, त्रिवेंद्रम, ये सब क्या है, महानगर। अब भारत के 10 लाख या अधिक जो 1 मिलियन प्लस सिटी हैं वो कौन है, तो उत्तर प्रदेश में 7 हैं। ये ध्यान देने वाली बात है 2011 के अनुसार। इनके नाम जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का, स्पेशली अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसका याद रखिएगा। मैं यहाँ पर यूपी की बात करूँगा क्योंकि अभी यूपी का एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार वाला याद रखें, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र का याद रखें। ऐसे बिहार का केवल एक ही है। अगर आप राजस्थान से आप अगर देख रहे हैं तो राजस्थान में 3 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा हैं। अगर आप एमपी का दे रहे हैं तो आप इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर को देखें, 4 हैं। इस तरीके से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपने स्टेट का ज़रूर याद रखिए क्योंकि वहाँ के स्टेट में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मिलियन प्लस सिटीज़ की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में 7 हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो ये 7 हैं जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, यानी कि 10 लाख या इससे अधिक हैं जनसंख्या वाले नगर। अब इसके बाद एक और संख्या पूछी जाती है, 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर जो हैं वो लगभग 44 हैं भारत में, और जबकि 40 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है भारत में 9 हैं। तो 40 लाख से भी संख्या ज़्यादा वाले हैं, और जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है तो वो मेगा सिटी कहलाती हैं। अब तो ये 2011 का आंकड़ा है, अभी जब नया आएगा तो कई सिटी निकलेंगी, हालांकि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे चल के इसमें हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह भी, अहमदाबाद भी देखने को मिलेंगे। एज ग्रुप को लेकर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भारत है उसको जनांकिकीय लाभांश की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें जो आयु वर्ग है वो कैसा है, तो इसमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो आपका 0 से 14 वर्ष है और 64 वर्ष से अधिक है उसको अनुत्पादक वर्ग में रखा गया है। जो आपका प्रोडक्टिव एज है ग्रुप, वो प्रौढ़ आयु वर्ग है, वो 15 से 64 वर्ष का है। तो ये वाला जो ईयर ग्रुप है, एज ग्रुप, इसको याद रखेंगे 15 से 64 का, ये आपका उत्पादक वर्ग माना जाता है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा सकता है। और जो वृद्ध आयु वर्ग है वो भी वरिष्ठ वर्ग की संज्ञा प्रदान की गई है। माना जाता है कि जब किसी देश में वृद्ध आयु वर्ग में 8% से कम जनसंख्या होती है तो वह जनसंख्या प्रगतिशील जनसंख्या कहलाती है। यानी 64 से अधिक जो लोग हैं अगर वो 8% से कम हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन को प्रगतिशील जनसंख्या कहा जाता है। तो जो जनांकिकीय लाभांश वाला देश के रूप में भारत की गणना की जाती है, क्यों है, क्योंकि यही जो 15 से 64 का आप देख रहे थे प्रौढ़ आयु वर्ग, ये देखा जाता है किस देश में अधिक है, तो भारत में इसका प्रतिशत अधिक है। तो 15 से 64 में भी 2 सब कैटेगरी है, इसमें 1539 है और 40 से 64 है। जो 1539 वाला है वो युवा वर्ग होता है, प्रौढ़ में युवा होता है, और ये अधिक क्रियाशील होता है 40 से 64 के बजाय। तो इसलिए भारत में इनकी जो परसेंटेज इनका ज़्यादा है, इसलिए भारत को जनांकिकीय लाभांश वाले देश की संज्ञा दी जाती है कि यहाँ पर जो एक्टिव लोग हैं वो ज़्यादा हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब जनसंख्या पिरामिड की बात करेंगे तो जब जनांकिकीय लाभांश की स्थिति होगी तो जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है? डिपेंडेंसी रेशियो होती है कि कौन से पॉपुलेशन जो एज ग्रुप है वो डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। तो उत्पादक या कार्यशील जनसंख्या, यानी कि 1564 वाली मेन मतलब वही है जो आपका प्रौढ़ आयु वर्ग है, उसकी तुलना में जो आपकी अनुत्पादक है, जो आपने 2 ग्रुप और देखे थे, कौन कौन से, ये पहले बाल आयु और वृद्ध आयु, तो ये दोनों जो हैं वो कम हैं कि ज़्यादा हैं, इसको लेके। तो अनुत्पादक जनसंख्या का इनका अगर अनुपात निकाल लिया जाए, यानी कि उत्पादक और अनुपादक दोनों का अनुपात निकाल लिया जाए तो इससे पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्टिव एज है वो अनप्रोडक्टिव एज के लिए कितना काम कर रही है। तो डिपेंडेंसी क्या है, तो जो ये विकासशील देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, उनमें जो है डिपेंडेंसी रेशियो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि लोग डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का टॉपिक है लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो ये इसके प्रतिपादक थे थॉमसन और नोटेस्टीन, के नाम पूछे जाते हैं, थॉमसन और नोटेस्टीन के। बाद में कोलिन क्लार्क ने इसमें संशोधन दिया था। तो इनका एक मोटा सा बात यह है कि प्रारंभिक अवस्था में जब समाज ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित होता है तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। बाद में जब सामाजिक आर्थिक विकास होता है तब औद्योगिक समाज जो है नगरीय औद्योगिक शिक्षित हो जाता है, और फिर क्या होता है, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, वो कम हो जाती है। और इसी का इन्होंने एक जनांकिकीय चक्र दिया गया है। तो ये इनका इसमें विवरण दिया गया है। अब कुछ आंकड़े हैं, जनगणना 2011 के आंकड़े हैं, कुछ बिंदु आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2001-11 ऐसा दशक है जिसमें वास्तविक रूप से पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो थोड़ी
कम रही है। जो मेन डेटा है उसको हम लोग देखेंगे। खासतौर से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो वो कुल जनसंख्या का 13.59 यानी कि 13.5% है। और इन बच्चों की संख्या में 2.8% की गिरावट देखी गई है। ठीक है, पहले 15.9 था, अभी 13.59 है, यानी कि पिछली जनगणना में इस उम्र के 6 वर्ष से कम बच्चे जो थे वो 15%, 16% लगभग थे, अभी 13.5% है, 2.8% की गिरावट हुई है। 2 ऐसे राज्य हैं जहां इस जो लिंगानुपात है उनकी जनगणना की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लिंगानुपात जो है ये 919 है। ये पूछा जाता है कि 6 वर्ष से कम, चूँकि यही आगे चल करके बाद में भविष्य का जो आपका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बनेगा वही बनेगा। तो इसमें जो लिंगानुपात है वो 919 है और काफ़ी शोचनीय दयनीय स्थिति में है कि अभी से ही जो इसमें प्रति 1000 मेल बच्चों पर ये फीमेल बच्चों की संख्या है 919। तो ये अभी से ही गिरा हुआ, जो आप 943 का मैं आंकड़ा बता रहा था, ये पहले ही डाउन है। तो आगे चल के कैसे सुधरेगा ये देखने वाली बात है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का, मेघालय का, लेकिन इसमें भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। 972, 970, 970 का है। जो सबसे कम आयु वर्ग में एक सबसे कम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, 836 है, और पंजाब 846, 834 और 846, हरियाणा पंजाब। तो ये बहुत इनकी सोचनीय स्थिति है, इनको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हरियाणा पंजाब को। तो भारत 2050 तक माना जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और वर्तमान में जो दुनिया की जनसंख्या है, देश में जो SC हैं, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, वो कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है। ये आपका जो आंकड़े आएंगे अभी आगे, आर्थिक सामाजिक जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसमें भी थोड़ा सा ये दिया रहेगा, तो वहाँ पर हम इसको देख लेंगे टेबल में। और इसमें कुछ स्टेट के नाम दिए गए जहाँ पर ट्राइब्स नहीं हैं, SC नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जनगणना के हैं। तो जो इसके जनगणना आयुक्त थे 2011 के, वो डॉक्टर C चंद्रमौली थे। इसका जो शुभंकर था वो था प्रगणक शिक्षिका लोगो। जो मोटो था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इसमें 29 सवाल शामिल किए गए थे। भारत में 17.5% पूरी दुनिया की जनसंख्या निवास करती है। अगर एक आंकड़े की बात करें तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इन सब की जनसंख्या जोड़ लीजिए तो भारत की जनसंख्या बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 ज़िले हैं, महाराष्ट्र के ठाणे और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना। जो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी है वो न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। तो ऐसे भी क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अगर बात करें तो कुरुंग कुमे है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट रही है। जबकि लोएस्ट यानी कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रही है तो लोंगलेंग जिला है नागालैंड का, यहाँ पर -58.39% की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। वैसे भी नागालैंड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नकारात्मक है, -0.6 की। जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात जिले की बात करें तो मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो है वो माहे जिला का है, पुदुचेरी का, यहाँ पर 1176 का रेशियो पाया जाता है। और न्यूनतम की बात करें तो दमन है, जहाँ पर केवल 533 है, और मुझे लगता है कि बहुत कम है, 533 प्रति 1000 पुरुष पर। जो साक्षरता की बात करें तो अधिकतम साक्षरता जो दर्ज की गई है ज़िले में, तो मिजोरम का सरचिप ज़िला है, वहाँ पर सर्वाधिक दर्ज की गई 98.76%। और अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करें आज के समय में भी तो अलीराजपुर ज़िला है वो मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर साक्षरता केवल 37.22%। तो ये रहा हमारे जो आंकड़े हैं। इसके बाद एक टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ से जो स्टेट वाइज कंपैरिजन है अधिकतम न्यूनतम का, उसको हम लोग देख लेंगे अपने अगले वीडियो में। और कुछ और टर्म्स हैं जो जनसंख्या के हैं, जनगणना के, उसको भी हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।